हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था एंजाइम्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। तो बच्चों, जो हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया, किस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आगे हम आज पढ़ेंगे कि जो एंजाइम्स हैं किस तरह से हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन को ब्रिंग अबाउट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि किस तरीके से एंजाइम्स ये सब कर लेते हैं हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमने जो एक्टिव साइट है इसको हमने कल डिस्कस किया था। एक्टिव साइट को हमने समझा था। एक्टिव साइट यानी कि जहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट हमारा वहाँ पर अटैच होता है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन, यानी कि केमिकल कन्वर्जन हो रहा है, मेटाबॉलिक कन्वर्जन जहाँ पर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक रिएक्शन है। केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, और जो केमिकल कन्वर्ट होता है एक प्रोडक्ट के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो एंजाइम्स हैं, यानी कि दैट इज प्रोटीन्स विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, यानी कि प्रोटीन्स के अंदर जो एक्टिव साइट जो वहाँ प्रेजेंट है, कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट पी। सबस्ट्रेट को हम एस से और प्रोडक्ट को बच्चों पी से हम डिनोट करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो सबस्ट्रेट है वही हमारा किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं जो सबस्ट्रेट एस है हैज़ टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। तो जो सबस्ट्रेट एस है उसे एंजाइम की एक्टिव साइट को के साथ बाइंड अप करना होता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट एस है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैच होता है एक गिवन क्लेफ्ट या पॉकेट में। सपोज करो इस तरीके से वो प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये कोई क्लेफ्ट या पॉकेट हम समझ सकते हैं भाई। यहाँ पर जो ये जिस तरीके से ये जो यहाँ पर स्पेस है इसी के अंदर सबस्ट्रेट को बाइंड अप करना होगा। तो इस तरीके से जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ आकर इस क्लेफ्ट में, इस पॉकेट में क्या करेगा, बाइंड अप करेगा। उसके बाद द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, जो सबस्ट्रेट है हमारा एक्टिव साइट के टुवर्ड्स डिफ्यूज हो जाएगा। दिस इज एन ऑब्लिगेटरी, देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ईएस कॉम्प्लेक्स हुआ हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम का जो हमने अभी डिस्कस किया था, एंजाइम के जो क्लेफ्ट है उसके अंदर जो हमारा सबस्ट्रेट है उसने क्या किया है, बाइंड अप किया है, डिफ्यूज हो गया है वो। ई यहाँ पर बच्चों किसके लिए स्टैंड करता है, एंजाइम के लिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक ट्रांजिट फिनोमेना है ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, यानी कि जब वो एक पोजीशन है या एक स्टेट हम कह सकते हैं कि जब सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है, तो उस टाइम पर बच्चों एक न्यू स्ट्रक्चर है जो सबस्ट्रेट का वो ऑब्टेन्ड होता है, या नया स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहेंगे कि बन गया है। अब जल्दी ही क्या होगा, एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग इज कंप्लीटेड। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पर बाइंड अप हुए हैं, तो बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग जो भी है कंप्लीट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द एक्टिव साइट। और यहाँ से अब जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं जो स्ट्रक्चर है सबस्ट्रेट का, जो स्ट्रक्चर था सबस्ट्रेट का, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अब जो हमारा सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो चुका है बच्चों प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ये आगे का जो कंसेप्ट है हमारा नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, उसमें और भी आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से ये चीज़ें कंबाइन हुई, किस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो रिलीज हुआ, और जो हमारा एंजाइम था एज इट इज़ वो खुद को रिलीज कर लेगा वहाँ से। तो जो पाथवे है इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि उसमें ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के अंडर ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुई है। तो बहुत सारे ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स भी इसमें आएंगी बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, यानी कि स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में काफ़ी सारी स्टेट यहाँ पर रही होंगी। ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स मतलब कि ऑल्टर का मतलब होता है बच्चों चेंज। ठीक है, जो स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज हुए होंगे उसके बाद एक स्टेबल सबस्ट्रेट और एक प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ से इंटरमीडिएट जितने भी स्ट्रक्चरल स्टेट्स रही होंगी हमारी, सभी की सभी क्या थी, अनस्टेबल थी। जब तक हमें एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला तब तक जो ये प्रोसीजर है वो चलता रहा। स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं बच्चों, आप यहाँ समझोगे कि स्टेबिलिटी क्या, कैसे हमें पता चला कि प्रोडक्ट स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी हमारी कहीं ना कहीं रिलेट करती है टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है या जो हमारा मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया है उसके साथ जो स्टेबिलिटी हमारी रिलेट करती है। इसके लिए बच्चों जो ये हमारा यहाँ पर एक ग्राफ है ये हम समझ सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दिखाई गई है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रही है वो,
और ये हमारा प्रोडक्ट पी, यहाँ पर प्रोडक्ट पी है, यहाँ पर सबस्ट्रेट एस है। ठीक है, तो यहाँ अब आपने नोट क्या करना है, आपने एक चीज़ नोट करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है। देखो एक हमारी कर्व है ये, एक हमारी कर्व है ये, और एक हमारी कर्व है ये। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ट्रांजिशन जो स्टेट है हमारी वो बिना एंजाइम के इतनी है, ये कर्व है। और जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ वो कर्व हमारी इतनी है। अब थ्योरेटिकली एक बार समझो इसको, जो वाई एक्सिस है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट को, हमने अभी अभी समझा। एक्स एक्सिस हमारा रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट को, यानी कि जो दूसरा हमारा एक एक्सिस हमारा पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर, और दूसरा हमें बताता है कि रिएक्शन में कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितनी नहीं हुई है। तो यहाँ पर बच्चों हम समझ सकते हैं जो एक्स एक्सिस ने क्या रिप्रेजेंट किया, वाई ने क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। तो यहाँ हम दो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। अगर हमारा प्रोडक्ट एट अ लोअर लेवल देन एस, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट से लोअर लेवल पर प्रेजेंट है, तो जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझने का है, यहाँ पर ध्यान देना इस चीज़ पर। अगर हमने एक्स एक्सिस हमने पढ़ लिया क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस हमने देख लिया कि वाई पर पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर हमारा ट्रांजिशन स्टेट या हम कह सकते हैं जो रिएक्शन की प्रोग्रेस उसको शो किया गया है। तो यहाँ पर दो हमारी चीज़ें नोट करनी है हमने, जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में वो क्या रहेगा, अगर प्रोडक्ट हमारा लोअर लेवल पर है एस के कंपेयर में, सबस्ट्रेट से लोअर लेवल पर है, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, यानी कि जो हीट है वो रिलीज होगी। तो हमें यहाँ पर एनर्जी की सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट होगा हमारा वो हमेशा उसको एक मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट से निकलना पड़ेगा, गो थ्रू होना पड़ेगा। यानी कि क्या है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे सबस्ट्रेट से लोअर लेवल पर है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, हमें एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही हो वहाँ पर, या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक समझते हैं ना, जिस रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पर जो सबस्ट्रेट है बच्चों, जो जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको एक गो थ्रू होना पड़ता है काफ़ी हायर एनर्जी स्टेट से या ट्रांजिशन स्टेट से। तो जो डिफरेंस आएगा एवरेज एनर्जी कंटेंट का सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, उसे ही हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। जो एंजाइम्स है नॉर्मली इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर इजी। जो ये एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, एंजाइम काफ़ी इजीली इस एंजाइम बैरियर एनर्जी बैरियर को क्या कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। यहाँ पर देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कितनी हाई है और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रहेगी, सबस्ट्रेट और यहाँ पर ये प्रोडक्ट। तो जो एंजाइम है, एंजाइम ने इस एनर्जी बैरियर को क्या किया है, यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है हमारा, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट हमारा क्या है, यहाँ पर हमने अभी अभी जैसे डिस्कस किया था कि गो थ्रू होना पड़ेगा सबस्ट्रेट को तो ट्रांजिशन स्टेट से, तो जो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा एवरेज एनर्जी में ट्रांजिशन स्टेट में, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। जो डिफरेंस एवरेज एनर्जी में, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि जो एनर्जीज के बीच में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दो ट्रांजिशन स्टेट बने, एक हमारा हाई कर्व, एक हमारे जो यहाँ पर ऐसे कर्व बन रही है, एक हमारी ये कर्व बन रही है, तो जो एनर्जी गैप यहाँ पर बना दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर बच्चों आगे हम बात करें नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, देखो अभी अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एंजाइम और सबस्ट्रेट हमारे यहाँ पर कंबाइन हुए, एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन हुए, तो उन्होंने क्या बनाया, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाया था। ईएस कॉम्प्लेक्स बनाया था या नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया था। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये बनता है तो शॉर्ट लिव्ड, या हम कह सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद डिसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट में और अनचेंज्ड एंजाइम में। या फिर ऐसे समझो, अब ये सबस्ट्रेट हमारा कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट में, एंजाइम प्रोडक्ट, उसके बाद एंजाइम अलग से और प्रोडक्ट अलग से रिलीज हो जाएगा। ये जो बीच के हैं ये क्या है, हमारे इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं फॉर्मेशन है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की। तो आगे बच्चों हम बात करें अगर जो कैटालिटिक साइकिल एंजाइम एक्शन का, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जो हमने अभी पढ़ा था, ये सभी वही पॉइंट्स हैं। जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, फिट हो जाएगा एक्टिव साइट में। देन जो बाइंडिंग है सबस्ट्रेट की वो इंड्यूस करती है एंजाइम को कि भाई टू ऑल्टर इट शेप, कि अपनी शेप को चेंज करो, और टाइटली वो फिट हो जाती है सबस्ट्रेट के अराउंड। जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, अब वो काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड्स की मेकिंग ब्रेकिंग है वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाएगा। जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था ना, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बच्चों यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो एंजाइम है वो रिलीज कर देगा प्रोडक्ट को,
और उसके बाद फ्री हो जाएगा एंजाइम खुद भी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पर देखो जो अभी अभी डिस्कस किया, एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और खुद फ्री हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड अप करने के लिए, दोबारा से अपना काम करने के लिए वो रेडी है। तो इस तरीके से जो कैटालिटिक साइकिल है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करें कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में चेंज होना, किसी स्पेसिफिक केमिकल का की बाइंडिंग है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रेगुलेट करती हैं या अफेक्ट करती हैं एंजाइम एक्टिविटी को। तो सबसे पहले है बच्चों टेम्परेचर एंड पीएच। देखो जो एंजाइम्स हैं जनरली काफ़ी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच में वो काम करते हैं, काफ़ी नैरो रेंज के टेम्परेचर पीएच में वो अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म करते हैं। हर एक एंजाइम शो करता है इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। यानी कि इसको आपने कैसे समझना है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच क्या है। सपोज करो कोई भी एंजाइम है, तो उस एंजाइम के एक फिक्स है कि ये इस टेम्परेचर, अगर उसको इतना पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा, अगर इतना पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर और इतना फिक्स पीएच मिलेगा, तो ये एंजाइम अपना दी बेस्ट अपना फंक्शन करेगा, परफॉर्म अच्छा करेगा। ठीक है, तो वो जो दी बेस्ट जो टेम्परेचर उनके लिए है, पीएच है, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ओके, ऐसे समझना है आपने इसको कि भाई वो जो अपना हाईएस्ट एक्टिविटी अपना 100% वो जिस टेम्परेचर और पीएच पर देता है, दैट इज देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ओके, एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अब सपोज करो मैंने आपको कहा कि भाई कोई एंजाइम है जो 39 डिग्री सेल्सियस पर, और ये यहाँ पर सिर्फ ये समझने के लिए है, और ये अगर मैं कहूँ कि ये जो 4 पीएच लेवल है इसके ऊपर ये दी बेस्ट अपना काम करता है, तो ये उस एंजाइम के लिए, भाई ये अपना 100% फंक्शन वहाँ पर करता है, तो ये उस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच हुआ। अब अगर 39 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, सपोज 35 हो गया, 33 हो गया, या इससे ज़्यादा होता है 43 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, कम ज़्यादा हो, और 4 से भी अगर वो 2 पीएच लेवल है या फिर यहाँ पर 6-7 पीएच लेवल है, तो इनसे ऊपर पीएच लेवल का कम होना और ज़्यादा होना दोनों ही क्या करेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे। एक्टिविटी दोनों में ही क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, यानी कि एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा ऑप्टिमम वैल्यू से कम होने पर भी और ज़्यादा होने पर भी। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परेरीली इनएक्टिव स्टेट। अगर टेम्परेचर कम है तो कहीं ना कहीं जो एंजाइम है एक इनएक्टिव फेज में चला जाता है, टेम्परेरीली चला जाता है कुछ टाइम के लिए। जबकि हाई टेम्परेचर अगर हो बच्चों तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय ही कर देता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं हीट से, यानी कि वो अब अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर, वो टोटली डीनेचर हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे उसके बाद। यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी दिखाई हुई है पीएच में, टेम्परेचर में। ठीक है, ये पीएच की जो एंजाइम एक्टिविटी रहती है और यहाँ पर टेम्परेचर में रहती है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर क्या क्या शो किया हुआ है, ये हम आगे थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे तब इसे पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ये सारा हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, थ्योरी एक बार बच्चों। पहले कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट देखो, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो हमने अभी थर्ड ग्राफ जो पढ़ा, थर्ड ग्राफ है उसके अंदर हमने जो अभी डिस्कस किया था कि जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उस टाइम पर जो द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। देखो यहाँ पर जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो वेलोसिटी कर्व है वो सबसे पहले क्या होगी, राइज अप करेगी, राइज अप करना वो शुरू कर देगी। उसके बाद इसने राइज अप किया, जो रिएक्शन अल्टीमेटली एक हम कह सकते हैं एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर बच्चों पहुंच जाती है, जो रिएक्शन है वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी मैक्सिमम के थ्रू। ठीक है, वी मैक्सिमम के थ्रू विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर। यानी कि अब बच्चों देखो ये जैसे ही ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगी तो अब इससे ज़्यादा वैल्यू एक्सीड नहीं करेगी, यानी कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसमें अब कोई भी राइज अप नहीं होगा, अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी कम है देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। एंजाइम मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पर क्या थे, जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड अप करना है वो तो यहाँ पर लिमिटेड है, काफ़ी कम अमाउंट में, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है। तो सेचुरेशन आते ही क्या होगा, कोई भी यहाँ पर फ्री एंजाइम बचेगा ही नहीं, कोई फ्री एंजाइम बचेगा ही नहीं जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करे। सपोज करो यहाँ पर ये एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ये प्रेजेंट हैं, तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कितने होंगे बच्चों, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जैसे इन सब के साथ बाइंड अप कर लेंगे, ठीक है, कोई एंजाइम अगर फ्री बचा ही नहीं तो सेचुरेशन आ जाएगा ना, कोई एंजाइम तो है ही नहीं अब यहाँ पर, तो ये सेचुरेशन आ जाएगा, यानी कि अब कोई भी राइज अप कंसंट्रेशन में नहीं होगा, कोई भी एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पर और बाइंड अप नहीं करेगा एंजाइम्स के साथ। तो ये बच्चों हमने अभी अभी जो डिस्कस किया वो सारा यहाँ पर गिवन है, इसके अंदर आप
जैसे देखोगे भी एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ नहीं होंगे, अब फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं बचे हैं। तो जो एक्टिविटी है कि ये काफ़ी सेंसिटिव रहती है टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम की एक्टिविटी भी ये थोड़ा सेंसिटिव है कि कौन सा केमिकल वहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सा केमिकल नहीं है एंजाइम से बाइंड अप करने के लिए। तो जो बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि ऐसा केमिकल जो एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दे या उसको बाइंड अप ना करने दे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इनहिबिशन, और उस केमिकल को हम क्या कहेंगे, इनहिबिटर। भाई जिस केमिकल की वजह से एंजाइम बाइंड अप करने में कैपेबल नहीं है या उसको प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज इनहिबिटर। ओके, when the inhibitor closely resembles the substrate and its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme। सपोज करना है आपने, ठीक है, सपोज करो ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है और यहाँ पर ये है आपके पास एक, सपोज करो ये एक एंजाइम है, सॉरी ये एंजाइम है, ये आपके पास है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, और सेम एज इट इज़ ही बच्चों क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक केमिकल प्रेजेंट है। ये क्या है, केमिकल है। तो इस एंजाइम को, इस एंजाइम के साथ ये भी कॉम्पीट करेगा बाइंड अप करने के लिए और ये भी कॉम्पीट करेगा, ठीक है, दोनों ही कॉम्पिटिशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनका सेम रहता है और एंजाइम की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं होने से, दैट आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। जो मैंने अभी आपको कहा था ना कि इस तरीके से ये हमारा सबस्ट्रेट है और सेम इसी तरह का एक केमिकल प्रेजेंट है, तो इनकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है बच्चों वो काफ़ी सेम होने की वजह से जो इनहिबिटर है वो कॉम्पीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है जो एंजाइम की, वहाँ पर बाइंड अप करने के लिए। तो जो सबस्ट्रेट है बच्चों इस वजह से वो तो बाइंड कर नहीं पाएगा, और अगर वहाँ पर उस केमिकल ने या जो भी वो कॉम्पिटिटर इनहिबिटर उसके साथ प्रेजेंट है, अगर उसने बाइंड किया तो एंजाइम एक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर क्या है, हाँ समझें इस चीज़ को, जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है बच्चों जिसके साथ बाइंड अप करना है सक्सिनेट ने, ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जिसके साथ बाइंड करना है सक्सिनेट ने, लेकिन मेलोनेट बिल्कुल सेम एज इट इज़ दिखाई देता है सक्सिनेट की तरह, और वो जाकर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ बाइंड अप कर लेता है, जिससे इसकी जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाती है। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। इनका बेनिफिट भी है कि बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प है। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर बच्चों एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग ग्रुप्स इनके प्रेजेंट हैं। मेनली 6 क्लासेस हम यहाँ डिस्कस करते हैं। 6 क्लासेस हमारे यहाँ पर हैं सबसे, और फर्दर उनकी 4 to 13 सब क्लासेस भी हैं। तो 4 डिजिट नंबर उनके अकॉर्डिंग उन्हें नाम भी दिया गया है। सबसे पहले बच्चों ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो कैटेलाइज करते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस को बिटवीन सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट्स। एस एंड एस डैश यहाँ पर रिप्रेजेंट है, जैसे समझो एस रिड्यूस्ड एस डैश ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन यहाँ होंगी, तो अब जो एस रिड्यूस हो रहा था वो एस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एस डैश ऑक्सीडाइज हो रहा था वो एस डैश रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से इनके 6 क्लासेज हैं, इनको आपने पढ़ना है कि ट्रांसफ्रेजेज हैं, ये एंजाइम ट्रांसफर ऑफ ग्रुप को कैटेलाइज करते हैं। यहाँ पर देखो जो जी ग्रुप है इसको एस डैश तक ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर हाइड्रोलेज है, जो ऐसे एंजाइम्स जो कैटेलाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडेड, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को, कार्बन हैलाइड फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स को। ओके, और लाइजेज, ये इंपॉर्टेंट है, लाइजेज एंजाइम्स जो कैटेलाइज करते हैं रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स। यानी कि ये भी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमने अभी हाइड्रोलिसिस का जो डिस्कस किया है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये रिमूवल ऑफ ग्रुप को कैटेलाइज करते हैं, भी ग्रुप को रिमूव कर देते हैं बाय लिविंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ये करते हैं, जैसे एक्स वाई है, इस ग्रुप को इन्होंने यहाँ से रिमूव किया और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है उसे लीव कर दिया, यानी कि डबल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। उसके बाद बच्चों 2 हैं हमारे यहाँ पर आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। आइसोमरेजेस इंक्लूड्स ऑल एंजाइम्स कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स, यानी कि जिसमें सभी के सभी जो एंजाइम्स हैं वो कैटेलाइज करेंगे इंटर कन्वर्जन, यानी कि जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक पोजिशनल आइसोमर्स की पोजीशन से। सपोज करो इस तरीके से हम बात करें तो ये, ठीक है, जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं केमिस्ट्री में हमें डिस्कस करते हैं, इनकी पोजीशंस में चेंज करना, इंटर कन्वर्जन करना, वो काम होता है आइसोमरेजेस एंजाइम्स का। लाइगेजेस हमारा क्या काम करेंगे, लाइगेजेस एंजाइम्स कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स को एक दूसरे से लिंक करने का काम करते हैं लाइगेज एंजाइम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे एंजाइम्स विच कैटेलाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इस तरह के जो हमारे कंपाउंड्स उनमें बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स क्या होगा इसमें, देखो इसको हम 2-3 टर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जैसे बात करें भी एंजाइम्स, हमें पता है ये क्या, एक से ज़्यादा बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। देर आर नंबर ऑफ केसेज इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड कोफैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। भाई कंपोजिशन तो है लेकिन नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, तो उस पार्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। ध्यान देना, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर कहेंगे। ये एंजाइम के साथ बाउंड करता है, बाइंड अप करेगा टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, और ये बाइंड करने के बाद एंजाइम को और भी ज़्यादा कैटालिटिकली एक्टिव बना देता है। इस तरीके से जो प्रोटीन पोर्शन है बच्चों एंजाइम का, उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे। देखो प्रोटीनेशियस पार्ट को एपो एंजाइम बोल दिया, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हमने कोफैक्टर बोल दिया। तो इस तरीके से 3 कोफैक्टर्स हमारे यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है बच्चों, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और साथ में इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे कोफैक्टर से। क्यों, किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइटली बाउंड रहती हैं एपो एंजाइम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि प्रोक्सीडेज है एंड कैटेलेज है, जो कैटेलाइज करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है हमारा, और ये पार्ट है हमारा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का। देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप को बच्चों आपने ऐसा समझना है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साथ में ये एपो एंजाइम के साथ काफ़ी टाइटली लिंकअप है या टाइटली बाउंड खुद को करते हैं। साथ में जैसे प्रोक्सीडेज और कैटेलेज, दो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं ये, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है ब्रेक डाउन टू वाटर एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर ऑक्सीजन में ब्रेक करने का ये काम कर रहे हैं। हीम भी हमारा एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और साथ में ये एंजाइम के एक्टिव साइट का पार्ट भी है। आगे बात करते हैं बच्चों कोएंजाइम्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन कहीं ना कहीं एपो एंजाइम से थोड़ा लेस, हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा जो इनके एसोसिएशन है एपो एंजाइम के साथ थोड़ा सा ट्रांजिएंट है। ठीक है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, सिर्फ और सिर्फ कैटालिसिस के टाइम पर ये देखने को मिलते हैं जो कोएंजाइम्स हैं एपो एंजाइम के साथ। हम ये समझ सकते हैं कि कोएंजाइम एक कोफैक्टर की तरह ही काम करता है। बहुत सारी इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस, बहुत सारी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस के अंदर। तो जो एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट है बच्चों बहुत सारे कोएंजाइम्स का, वो क्या है, विटामिन है, लाइक कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आगे काफ़ी जगह यूज़ होगा, NAD, NADP, NADPH एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन। ठीक है, तो ये आपने इनकी फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लेनी है। तो बच्चों कोएंजाइम हमने क्या समझा कि इनकी जो एपो एंजाइम के साथ है मेनली एसोसिएशन कब देखने को मिलती है, जब हमारे कैटालिसिस की रिएक्शन होती है। कहीं ना कहीं ये बहुत तरीके से कोफैक्टर की तरह ही काम करते हैं। साथ में अगर हम बात करें, अब हमने हमारे मेटल आयंस रह गए। नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट। अब ये है कि भी एंजाइम्स को बहुत बार मेटल आयंस की भी ज़रूरत पड़ती है अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। मेटल आयंस क्या करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो बनाएंगे विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर जो भी मतलब सबस्ट्रेट अटैच होने वाला है, साइड चेन्स जो वहाँ पर बनने वाले हैं, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सेम टाइम पर फॉर्म 1 और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, सेम टाइम पर वो सबस्ट्रेट के साथ भी एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें अगर हम, जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, जिंक हमारा क्या है, कोफैक्टर है प्रोटियोलिटिक एंजाइम के लिए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। तो बच्चों कैटालिटिक एक्टिविटी है इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। जैसे ही अगर कोफैक्टर को हटा दिया जाए एंजाइम से, और कोफैक्टर क्या है हमारा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, तो कैटालिटिक एक्टिविटी वो खो देगा, विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। जिससे हमें क्या क्लियर हो जाता है कि भाई जो कोफैक्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करते हैं एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो बता देना, वो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर बच्चों को रीड आउट करने के बाद आपने एक बार समरी से भी गो थ्रू हो जाना है, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन यहाँ पर हो जाए। ओके, कोई भी डाउट है बता देना, उसको हम एक स्पेशल कैरी वीडियो में, या जो भी हम क्वेश्चन आंसर या जैसे भी उसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।